हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की क्या क्या एबिलिटी हैं, कंप्यूटर कितने टाइप के वर्क कर सकता है। ये सब चीज़ें आ जाती है कि कंप्यूटर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट देखेंगे। जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंप्यूटर के अंदर कितनी स्टोरेज है, कंप्यूटर कितनी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कंप्यूटर की स्पीड क्या हो सकती है, पहले किस स्पीड पे काम करता था, अब कौन सी स्पीड है जो अभी इनकी चल रही है कंप्यूटर की। काम अगर कंप्यूटर करेगा तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, मतलब कितनी सटीकता से वो काम को करेगा। कि कंप्यूटर को अगर हमने 10 काम दिए हैं, उनमें से वो 10 के 10 काम अगर सही कर रहा है तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत सही है। तो कंप्यूटर के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि वो सभी काम को एक्यूरेसी के साथ में करे। डिलीजेंसी होती है कि कितना परिश्रम करता है या कितनी लगन के साथ कंप्यूटर काम करता है। इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। वर्सेटाइल कि कंप्यूटर कितने तरह के काम कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, सॉन्ग भी प्ले कर सकता है, वीडियो को भी चला सकता है। इस तरह से कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है जो वर्सेटिलिटी को फॉलो करता है। इसका वर्ड का मीनिंग ये है कि ये बहुत सारे टाइप के काम हैंडल करता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर इंसान की बात करें तो इंसान अपनी डेली लाइफ के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कुछ पोर्शन वो परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसे भूल जाते हैं। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर के पास अपनी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इस सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी जितनी होती है उतना कंप्यूटर याद कर सकता है। अगर हमने 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले भी अगर कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा सेव किया है तो वो डिलीट नहीं होता, उसे कंप्यूटर हमेशा याद रखेगा और जब भी हम सर्च करेंगे तो हमें वो डेटा एग्जैक्ट हमने जैसे सेव किया था वैसा का वैसा हमें मिल जाएगा। तो ये इसकी पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है कि ये कितना याद रखने में सक्षम है। इंसानों की तरह कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता। कंप्यूटर सिर्फ वो काम करता है जो उसे कोई ह्यूमन या प्रोग्रामर इंस्ट्रक्ट करेगा। जो भी उसे दिशा निर्देश मिलेंगे कंप्यूटर उसे सिर्फ फॉलो करेगा, ना कि वो कोई अपना दिमाग लगा के कुछ अलग काम कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, ये भी हमें पता है क्योंकि मशीन है कंप्यूटर और इसे थकान भी नहीं होती, फीलिंग भी नहीं होती। अब हम बात करेंगे वन बाय वन इनको डिटेल के अंदर। आपको जो अपने नोट्स के अंदर लिखने हैं वो इन वर्ड्स को ही लिखना है: एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग, स्टोरेज एंड स्पीड। बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब आपसे डायरेक्ट इस वर्ड को देगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। उन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना पड़ेगा एक्यूरेसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जो भी आपको मैं बता रही हूँ उसे आप नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स बना लें, जिससे आपको आगे जो है कन्फ्यूज़न नहीं हो इन शब्दों को लेके। नंबर 1 पे हम बात करेंगे ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। इसमें अगर हम एक बार उसे स्टार्ट करें और कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उसे कोई जॉब दे दें तो कंप्यूटर कब तक काम करता रहेगा ऑटोमेटिकली, जब तक वो उस काम को ख़त्म ना कर दें, जब तक वो उस काम को फिनिश ना कर दें तब तक वो ऑटोमेटिकली पूरा काम करता रहेगा। इसमें हमें ऑटोमेटिक के साथ में ये भी समझना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन और एंड होने के लिए कंडीशन। ये दोनों चीज़ें ह्यूमन देगा, मतलब कोई ना कोई इंसान देगा। इसमें कोई यूज़र भी हो सकता है,
प्रोग्रामर भी हो सकता है। तो हमें जब भी कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, उसे स्टार्टिंग की कंडीशन और एंडिंग की कंडीशन जो है वो हमें खुद देनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो कौन देता है? गिवन बाय ह्यूमन। इंसान के द्वारा, यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को सिर्फ कंप्यूटर फॉलो करता है। तो हम ऑटोमेटिक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑटोमेटिक से हमें यूँ लगता है कि सारे काम कंप्यूटर खुद करेगा, बट कंप्यूटर सभी काम नहीं करता। स्टार्टिंग की कंडीशन और एंडिंग की कंडीशन हमें कंप्यूटर को देनी पड़ती है। तो इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि इंसान अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन ना दे तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। इससे आप अपने माइंड में ये चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि कंप्यूटर ना तो खुद से स्टार्ट हो सकता है, कोई सॉल्यूशन को भी फाइंड नहीं कर सकता, किसी प्रॉब्लम को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता या किसी प्रॉब्लम को भी फाइंड नहीं कर सकता। ये सब काम जो है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता खुद से। उसे इस सब कामों में किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? यूज़र की या प्रोग्रामर की, जो उसकी हेल्प कर सके किसी सॉल्यूशन को ढूंढने में, किसी प्रॉब्लम को ढूंढने में, प्रोग्राम को स्टार्ट करने में। उसकी एंडिंग कंडीशन क्या होगी कि हमें एक रिज़ल्ट क्या मिले कि हम उस प्रोग्राम को एंड कर दें। सेकंड हम बात करेंगे स्पीड। तो कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है, कुछ सेकंड के अंदर ही या सेकंड के भी एक पार्ट में वो अपनी इंस्ट्रक्शन को, वो अपने काम को पूरा कर लेता है। इस पूरे वर्क के अंदर हम ये बोल सकते हैं ये काम क्या क्या हो सकते हैं। कोई कैलकुलेशन हो सकती है, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। और ये सब काम, यहाँ पे हम इन सभी कामों की बात करें, ये सब काम कंप्यूटर सेकंड के भी कुछ पार्ट में ही पूरा कर लेता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें इसका, तो जैसे एक इंसान है, वो पूरे साल जितना काम करेगा उसका 1 ईयर का जो काम होगा वो इक्वल टू हो जाएगा कि कंप्यूटर अगर किसी ह्यूमन के बराबर हम काम का कंपैरिजन करें तो इंसान के द्वारा किया गया 1 साल का काम कंप्यूटर कुछ दिन में कर सकता है, या उसे कुछ दिन और कुछ रात लगेंगे और वो उस काम को क्या करता है, फिनिश कर देता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग पावर इतनी ज़्यादा है। उसका बेनिफिट ही ये है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग में यूज़ था वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए था कि जो बड़ी बड़ी मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं वो एक इंसान बहुत लंबा टाइम लेता था उनको पूरा करने में, उसके लिए जो है कंप्यूटर का हमने यूज़ किया था। इसमें कंप्यूटर जिस स्पीड के ऊपर काम करता है उसे हम मेजर कैसे करेंगे? वो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सेकंड के अंदर देखेंगे तो ये गलत है, मिनट के अंदर देखेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी कि समय के जो सेकंड होता है उसके कुछ पार्ट के अंदर ही कंप्यूटर अपना काम पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड 10⁻⁻⁶, इसे हम बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻12, इस तरह से हम क्या कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। और ये यूनिट्स, जैसे ये माइक्रो सेकेंड हो गई, ये नैनो सेकेंड है, और इसे हम पिको सेकेंड बोल देते हैं। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे एक चार्ट दूंगी जिसमें पूरी स्पीड, जैसे ये जो यूनिट्स हम दिखाते हैं 10 की पावर में और 2 की पावर में, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, इसका जो मतलब है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। इन यूनिट्स को देखकर आप बस एक बार नोट डाउन कर लो कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर होती है, कि कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर कंप्यूटर अपना काम कर लेता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कुछ नैनो सेकंड के अंदर कंप्यूटर अपना काम कर लेता है। और ये सब यूनिट डिपेंड करती है कि आपके कंप्यूटर में किस स्पीड का प्रोसेसर लगा हुआ है। और अपने माइंड में एक आप सेट कर लो कि जो भी यूनिट्स होंगी, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमें ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है ये हमें क्लियर करके ही चलनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ दो।
ये पर्टिकुलर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने PGDCA कर रखा है वो इस वैकेंसी के लिए अलाउड हैं। बट हमें जब हम समझने की बात करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को भी समझना है। आप इन्हें डेली पढ़ेंगे, डेली लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। जो चार्ट मैं आपको दूंगी अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ 1-2 दिनों के अंदर ही आप उसके साथ में कंफर्ट हो जाओगे। जो ये डिजिट्स हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि हम इनके बारे में कैसे पढ़ेंगे और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। तो इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में कि कंप्यूटर की स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। हमारे पास थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कितनी एक्यूरेसी के साथ में किसी ऑपरेशन को करता है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब इसकी एक्यूरेसी को हम कैसे नापते हैं? सभी कैलकुलेशन फास्ट भी बहुत होनी चाहिए, एक्यूरेट भी हाई होनी चाहिए। फास्ट भी एकदम हाई स्पीड में, जितने कम से कम समय में एक कैलकुलेशन को कंप्यूटर परफॉर्म करे वो सबसे बेस्ट कंप्यूटर माना जाएगा। कितना एक्यूरेटली वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा वो उसकी एक्यूरेसी मानी जाएगी और उसी के साथ में कंप्यूटर सही माना जाएगा हमारी वर्किंग के लिए। एक्यूरेसी को हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। अगर हमने कंप्यूटर को 2 डिजिट का सम करने का दिया है 2 3 + 4 6, तो हमें वो कोई आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा कि इसका जो सम है वो हो जाएगा 69। कंप्यूटर को अगर आपने ये बता दिया कि सम को कैसे करना है तो वो आपको ये रिज़ल्ट देगा। अब आपके लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हमेशा 2 डिजिट के नंबर ही देने पड़ेंगे। अब आप कंप्यूटर को कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दे दो, उसका जो रिज़ल्ट हो तो उसका रिज़ल्ट भी क्या होगा, एकदम करेक्ट देगा कंप्यूटर। हमने एक बार उसके अंदर जो प्रोग्राम सेव कर दिया कि ऐड करने का प्रोग्राम ये होगा और कंप्यूटर को ऐसे ही एडिशन करना है, तो जैसे एडिशन जितनी एक्यूरेटली उसने इस कैलकुलेशन का किया है जो बहुत छोटी थी, उसी एक्यूरेसी के साथ में वो कितनी ही बड़ी डिजिट की वैल्यू दे दो आप, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ में वो इस एडिशन को भी परफॉर्म करेगा। और इसी वजह से हमें कंप्यूटर की एक्यूरेसी के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हमेशा एक जैसी होती है। अगर कोई रिज़ल्ट के ऊपर आउटपुट आपको सही मिल रहा है तो उससे संबंधित जितने भी ऑपरेशन होंगे उन सब के ऊपर आपको आउटपुट सही मिलेगा। अब इसमें हम बात करें, कभी कभी एरर भी मिलती है, एरर भी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो वो कब होती हैं? तो उसमें हमें एक चीज़ हमारे दिमाग में रखनी है कि अगर कोई एरर कंप्यूटर के अंदर आती है तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है। गलती किसकी मानी जाएगी उस एरर के लिए? उस एरर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा वो या तो उस प्रोग्राम को बनाने वाला प्रोग्रामर होगा, या फिर जो यूज़र है उसने इनपुट के अंदर जो डेटा दिया है वो सही नहीं है। इनपुट में अगर आप डेटा कुछ गलत दोगे तो आपको एरर जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, आपको अपना जो रिज़ल्ट आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। इसके लिए आप इनपुट के अंदर अपना जो डेटा है उसे चेक करें कि ये गलत हो सकता है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे हम कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो या तो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कुछ गलती करी है प्रोग्राम को बनाने में, या फिर जो यूज़र जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया था उसने उसमें कोई गलत डेटा इनपुट कर दिया जिस वजह से उसे सही आउटपुट नहीं मिला, सही आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन करवा दूंगी। एक टर्म यूज़ होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GIGO और फुल फॉर्म हो जाती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जब भी यूज़र इनपुट के अंदर डेटा गलत देगा, कोई भी डेटा, रो डेटा या किसी भी तरह का डेटा, कोई भी डेटा अगर यूज़र ने इनपुट में गलत दिया, ये डेटा आपका गलत था, आपने इसमें इनपुट दे दिया, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा होगा? हमेशा गलत आउटपुट ही मिलेगा, हमेशा गलत आउटपुट मिलेगा। आप जब भी गलत इनपुट दोगे आपको आउटपुट हमेशा गलत मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि गार्बेज इन, मतलब गार्बेज का मतलब होता है कचरा।
अगर आप कचरा दोगे इनपुट में तो आपको आउटपुट में भी कचरा ही मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। इसे हम पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ GIGO। एक तो इस टर्म को यूज़ करते हैं IT के अंदर, जैसे अभी हमने देखा जब यूज़र इनपुट गलत देगा तो उसे आउटपुट गलत मिलेगा, ये IT हो गया कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की भाषा में। और इस टर्म को हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो जब भी हम कोई कचरा अगर किसी इनपुट के लिए कंप्यूटर को देंगे तो वो आउटपुट जो देगा वो भी क्या होगा, कचरा ही होगा, गार्बेज ही होगा। आपको ये टर्म अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये टर्म एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, या फिर इस वर्ड का यूज़ क्यों लेते हैं कि जब इनपुट के अंदर प्रॉब्लम होती है तब हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। अब डेलीजेंस क्या होता है? डेलीजेंस का अगर वर्ड मीनिंग देखें तो होता है लगन या परिश्रम। कंप्यूटर के लिए हम लगन और परिश्रम टर्म को कैसे यूज़ करते हैं? हम ये मान सकते हैं कि एक इंसान अगर लगन से काम करे तो वो दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे या 14 घंटे तक वो काम कर सकता है। इतना ही काम वो परिश्रम से भी कर सकता है, बट उसे बीच में रेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे थकान भी हो जाती है। और जो काम वो सुबह करना शुरू करता है, जो काम जितनी एनर्जी से वो सुबह करना शुरू करता है, उसकी एनर्जी शाम होते होते अपने आप कम होने लगती है, कम हो जाती है उसकी एनर्जी। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, कि ये एक इंसान की फिज़िकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। जब वो काम को करना सुबह सुबह शुरू करता है एकदम फ्रेश मूड में, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एकदम हाई लेवल पे होती है। और जब जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे वो काम करता है, वो थकता है, वो परेशान हो जाता है पूरे दिन में भूख से, गर्मी से, तो शाम होते होते उसकी जो एनर्जी का लेवल है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है और उसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो ये एक मशीन है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? एक तो ये फ्री फ्रॉम टायर्डनेस होती है, कि इसे कोई थकान नहीं होती। ये तो नॉर्मल सी बात है, मशीन है, उसे हम जितना भी काम देंगे वो उतनी ही स्पीड के साथ में, उतने ही समय में उस सारे काम को फिनिश करेगी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी स्पीड है। तो इसमें टायर्डनेस बिल्कुल नहीं होती, टायर्डनेस से ये मशीन बिल्कुल फ्री होती है। सेकंड चीज़ है कि फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमन की बात की थी, तो जो कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन हम बोलते हैं कि कितनी लगन के साथ में वो काम कर रहा है, वो लगन जो सुबह होगी वो शाम तक नहीं होगी, उतनी एनर्जी के साथ नहीं होगी, उस लेवल की कंसंट्रेशन उसके पास नहीं होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। बट मशीन की कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल हाई होती है। अगर वो एडिशन कर रहा है तो वो सिर्फ एडिशन पे ही फोकस करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें और हो रही है। वो सिर्फ अपने काम के ऊपर, वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देगा, उसका ध्यान कहीं पे भी भटकेगा नहीं। और एक इंसान है तो इंसान क्या है कि एक काम करता है बट वो इफ़ेक्ट हो जाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। अगर आसपास बहुत शोर है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, अगर आसपास में धूप आ रही है तो वो धूप से परेशान हो जाएगा, बारिश आ रही है तो उसका काम हो सकता है रुक जाए। तो इस तरह से कंप्यूटर जो मशीन होती है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको इन वर्ड्स के ऊपर ही जाना है, इन्हीं को आपको नोट डाउन करना है कि वो फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, थकान नहीं होती, कंसंट्रेशन की पावर जो है वो कम नहीं होती कंप्यूटर में, कॉन्टीन्यूसली जो है कंप्यूटर वो काम करता रहता है घंटों तक। कितने ही देर, कितने ही घंटे, दिन रात उससे काम करवाओ, मशीन ईजिली उस काम को कर देती है। कंप्यूटर काम कर सकता है डे और नाइट में, डे में काम करवा लो, नाइट में करवा लो, या डे और नाइट दोनों में करवाते ही रहो आप उससे काम। तो जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उसको दिए रखोगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए रखोगे, तो वो काम अपना करता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मार्क करके रखनी है कि सारी कैलकुलेशन जो भी कंप्यूटर करता है, सारा काम जो भी कंप्यूटर करता है, उन सब की सेम स्पीड होती है और
सेम एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी में भी कहीं कमी नहीं आती, वो भी फुल हाई, और स्पीड उसकी जो होगी वो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है हाई स्पीड, उसके अंदर वो उस काम को करता है। जो एक ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो ये चीज़ ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये स्पीड और जो एक्यूरेसी है वो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए भी वही रहेगी, फर्स्ट काम के लिए भी वही रहेगी। जो काम स्टार्ट करेगा कंप्यूटर स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में जब भी उसको ऑन करेंगे तब से लेके जब हम उस कंप्यूटर को बंद कर देंगे, जब तक काम ख़त्म हो जाएगा तब तक उसकी स्पीड भी वही रहेगी, उसकी एक्यूरेसी भी वही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन हम 5th पॉइंट की बात करेंगे, वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी अगर वर्ड का हम मीनिंग देखें तो कंप्यूटर भिन्न भिन्न तरह के काम कर सकता है। कोई एक तरह का काम करवाना ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर बहुत तरह के काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी स्कूल में रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है ऑफ एन एग्ज़ामिनेशन, हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, उनके सबके नाम है, और हमें लास्ट एंड ऑफ द ईयर हमें उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, तो वो भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। हमें एम्प्लॉयज़ के टैक्स कैलकुलेशन को देखना है कि कैलकुलेट करना है सभी एम्प्लॉयज़ के टैक्स को, तो हम इससे कर सकते हैं। उसी मोमेंट पे अगर हम ये चाहें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। एक ही मोमेंट के ऊपर हम रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं उसी कंप्यूटर पे, और उस कंप्यूटर पर ही अगले ही जो मोमेंट है उस पे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन में टिकट करवा रहे हैं। तो कुछ भी हम काम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, और इसके इस नेचर की वजह से कि ये हर तरह के काम कर सकता है, इसका नेचर जो है वो वर्सेटाइल है, इस वजह से इसको ये बोलते हैं कि ये एक कंप्यूटर की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर वर्सेटिलिटी होती है। ये वर्ड भी आपसे एज इट इज़ पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। 6 नंबर पे अगर बात करें तो रिमेम्बरिंग। तो जैसे हमने पीछे बात की थी जब हमने उसका एक चार्ट देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करता। कुछ कंडीशन होती है जिसे ह्यूमन अच्छे से याद रखता है, उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों को। और कुछ चीज़ें जो हमें दैनिक, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होती हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती मेंटली तौर पे, उसे हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये एक ह्यूमन का नेचर होता है। जैसे हम कभी कभी अगर लाइट का बिल भरना होता है, लास्ट डेट निकल जाती है बिल भरने की, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती है कि एक ह्यूमन जो है वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है। काम करने की लिस्ट के अंदर कम प्रायोरिटी की होती है वो भूल जाता है, या वो बातें भूल जाता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती। बट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के केस में, जिसे हम बोल देते हैं हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क एक इतनी बड़ी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के अंदर अगर हम 10 साल पहले भी कोई डेटा देंगे, वो उसे अगर उसने कंप्यूटर ने उसमें सेव कर लिया हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो उसको कभी भी नहीं भूलेगा। जब तक आप खुद उस मेमोरी को डिलीट नहीं कर देते, जब तक आप उस एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट नहीं कर दोगे, तब तक वो वहाँ पे पड़ा रहेगा। और जब भी आप उसे सर्च करोगे, आपने जिस फॉर्म के अंदर उसे सबमिट किया था, सेव किया था, तो वो आपको एज इट इज़ क्या होगा, रिज़ल्ट में आउटपुट मिल जाएगा। जैसे आपने एक गाना सेव किया था आज से 10 साल पहले, और आज भी आप उसको रेगुलर सुनते आ रहे हो, तो कंप्यूटर ऐसे नहीं होगा कि इतने लंबे टाइम का जो डेटा है उसको भूल जाएगा। या गाना तो चलो आप रेगुलर सुन रहे हो इसलिए उसने याद रख लिया, बट कुछ फाइल्स थी, कोई वर्ड की फाइल्स थी जो आपने सेव करके रखी थी, तो कंप्यूटर उसको भी अपने अंदर सेव करके रखेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। और उसकी ये जो कैपेबिलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किस वजह से होती है कि उसके पास उसे सेव करने के लिए एक अलग से हार्ड डिस्क है, एक अलग मेमोरी दी हुई होती है। नंबर 7 पे बात करेंगे। अब कंप्यूटर के अंदर अगर हम IQ की बात करें कि उसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी है, तो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस पावर जो होती है, IQ जो होता है उसका, वो होता है 0। कुछ भी नहीं होता कंप्यूटर में, खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, नो इंटेलिजेंस, अपनी खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। उसका IQ जो है कंप्यूटर का वो 0 होता है।
विदाउट, हमने पीछे भी बात की थी कि विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो कोई काम को कर पाए। ह्यूमन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के केस में नेसेसरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई गाना है, कोई वीडियो है, जब तक हम उसे डबल क्लिक करके ऑन नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर के अंदर वो गाना नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर से कोई भी अगर काम हमें करवाना है तो उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन, ह्यूमन का इंस्ट्रक्शन भी, ह्यूमन का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, जिसे हम बोल देते हैं इंटरवेंशन। ह्यूमन का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, ह्यूमन का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं करेगा कंप्यूटर के साथ में, उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का कोई आईक्यू भी नहीं होता, उसके पास कोई खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं है, मतलब उसके पास अपना दिमाग भी नहीं होता यूज़ करने के लिए, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है कि वो अपने आप से उस काम को हैंडल कर ले। और ना ही कंप्यूटर अपना खुद का कोई डिसीज़न ले सकता है। जो खुद का डिसीज़न है, ओन डिसीज़न है, वो कंप्यूटर का नहीं होता। इन चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट ऑप्शन था नो फीलिंग। कंप्यूटर की जैसे हमने बात की थी कि कोई फीलिंग नहीं होती, उसे कोई नॉलेज नहीं होता, कंप्यूटर को खुद को कोई नॉलेज नहीं होता, खुद का कंप्यूटर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, खुद से वो डिसीज़न भी नहीं ले सकता, खुद की कोई फीलिंग भी नहीं होती, कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें इस पॉइंट के अंदर आ जाएगी कि कंप्यूटर के पास खुद की कोई फीलिंग नहीं होती। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि इन सभी जो वर्ड हैं जिनका हमने यूज़ किया, जैसे रिमेंबरिंग के अंदर हमें पता है कि रिमेंबर वो कैसे करता है, क्योंकि उसके पास अपनी एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है, इस वजह से वो याद करता है। वर्सेटिलिटी, कोई भी काम कर सकता है, ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। टायर्डनेस नहीं होती, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता, और ये वर्ड एज इट इज़ हमें क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलते हैं। डेलीजेंसी क्या होती है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर जिस तरह से काम करता है वो कभी नहीं थकता, उसमें टायर्डनेस नहीं होती। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें, अपने नोट्स के अंदर इनको अलग अलग लिख लें ताकि आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और ये टर्म आप ज़रूर याद रखें, GIGU। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।